एक बार फिर से आपसे भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आप लोग लगातार परेशान हो रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी जिस कारण से आपके लिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब आपको लगातार वीडियो आएगा, परेशान न होइए। जो आपका 3 दिन का नुकसान हुआ है इस वीडियो पे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि आज हम लोग वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो पूरा बने रहें और आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना। रटने से ज़्यादा ज़रूरी समझना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि मैं पूरा इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको चीज़ों को समझना है ताकि आपको याद ना करना पड़े। और जो आप लोग बार बार पीडीएफ करते हो तो पहले वीडियो पूरा देखा करो, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, जिससे आपको दिक्कत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो इस वीडियो पे मैं आपको पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, तीनों चीज़ों में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं सबसे पहले तो पूंजीवाद से आशय की लिखी है ना, तो आपको बताना है, यानी यह कह सकते हैं आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आशय लिखिए, ठीक है। एक ही बात है, आगे चलते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। तो इस अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ, ठीक है ना। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में क्रांति हुई थी जिस कारण से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ, ठीक है। पूंजीवादी आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है, ध्यान समझिएगा कि पूंजीवादी या पूंजीवाद आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की क्षमता होती है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है, वह प्रणाली है जिसमें जो उत्पत्ति के साधन है, देखिए उसमें इनका निजी प्रयोग होता है। उत्पत्ति का साधन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने तेल का व्यवसाय किया, मान लीजिए कि आपने तेल की मिल खोली, उसके लिए आपको एक ज़मीन चाहिए, ठीक है ना। वहाँ आप मशीनरी लगाओगे और आपको सरसों भी चाहिए होगा उसको, है ना, उसकी पिराई करने के लिए। यानी जिन चीज़ों से आप उस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं ना, जिस वस्तु का आपने उद्योग खोला है, जिन चीज़ों से आप उसका उत्पादन कर रहे हैं वह कहलाता है आपका उत्पत्ति के साधन, ठीक है ना। तो उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, उनका खुद का अधिकार होता है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उनमें निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है ना। यानी कोई भी उत्पादक जो होता है वह अपनी इच्छानुसार जो संपत्तियां हैं या जो साधन हैं उनका वह प्रयोग कर सकता स्वतंत्रता के साथ, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी पूंजीवाद में, ठीक है ना। मैं फिर समझा देता हूँ। यानी आपका क्या कह रहा है कि पूंजीवाद आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा इन साधनों को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यों में प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। यानी इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। आगे परिभाषा देखते हैं, ठीक है ना। परिभाषा है आपकी कि परिभाषा में आप क्या कह रहा है, GDH कोल के अनुसार पूंजीवाद लाभ के लिए उत्पादन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्पादन के उपकरणों एवं पदार्थों पर निजी स्वामित्व होता है। यानी समझे, सिंपल सा आपका है कि जो उत्पादन के जो साधन होते हैं या उपकरण होते हैं या पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है। आगे बढ़ते हैं। आपका मुख्यतः मजदूरी के बदले में काम करने वाले श्रमिकों की सहायता में उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, श्रमिकों की सहायता से उत्पादन को किया जाता है पूंजीवादी में, ठीक है ना। और उत्पादन पर पूंजीवादी स्थायी या स्वामी या स्वामियों का अधिकार होता है, ठीक है ना। इसमें स्वामी या स्वामियों का अधिकार होता है। इसमें मजदूरी से उत्पादन कराया जाता है और जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उनमें निजी स्वामित्व होता है। अब आता है आपका
अगला क्वेश्चन आपका पूंजीवाद के गुण लिखिए ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण लिखिए आप। तो पहला क्या है, अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण। पहला ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। मैं पूरा इस वीडियो पर पढ़ाऊँगा आपको। तो अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण। दूसरा है आपका स्वचालित कार्यकरण। तीसरा हो जाएगा उत्पादन में वृद्धि तथा पूंजी निर्माण। चौथा हो जाएगा जीवन स्तर में सुधार। पाँचवा हो जाएगा अधिकतम संतुष्टि। ये इसके 5 गुण हैं। अब हमें क्या करना है, डिटेल करना है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, हर चीज़ में समझाने का प्रयास करूँगा। पहला आता है अकुशलता एवं अपव्यय का निराकरण, ठीक है ना। तो पूंजीवाद में स्वतंत्र प्रयोक्ता होती है, अतः बाजार में केवल वही उत्पादक बने रह सकते हैं जो कि कुशल हों। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उत्पादक इस बात का प्रयत्न करता है कि वह अपनी वस्तु का न्यूनतम लागत पर उत्पादन कर सके। समझे बात को, कि पूंजीवाद में स्वतंत्र प्रयोक्ता होती है, यानी आप अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को उत्पादन कर सकते हैं। तो देखिए, यानी इसमें बाजार में केवल वही उत्पादक बन रह सकते हैं जो कुशल हैं, जिनके अंदर कुशलता यानी कि कम लागत पर अच्छी वस्तु का उत्पादन करना होता है और अधिकतम उत्पादन करना है, यानी न्यूनतम लागत पे वस्तुओं का उत्पादन कर सके, वही व्यक्ति इसमें बने रह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ज़्यादा लागत करेंगे तो वस्तु कीमत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बहुत सारे उत्पादक होते, स्वतंत्रता होती है, तो हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। जब कुशल व्यक्ति कार्य करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो अपव्यय भी कम होगा। यानी कि इसमें क्या होता है, अपव्यय एवं अकुशलता का निराकरण हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जब प्रतियोगिता स्वतंत्र रहेगी तो हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उत्पादन करेगा, तो वही व्यक्ति टिक पाएगा जो कम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सकता है। दूसरा आता है आपका कि स्वचालित कार्यकरण। पूंजीवाद में समस्त आर्थिक कार्यकरण में सामंजस्य हेतु किसी नियोजन अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती है, वरन बाजार शक्तियां व कीमतों की क्रिया प्रतिक्रिया कीमत यंत्र द्वारा यह स्वतः हो जाता है। यदि किसी कारण असमयोजन होता भी है तो वह बाजार शक्तियां व कीमत यंत्र उन्हें समायोजित कर देते हैं। यानी कि ये आपका जैसा आपका यहाँ पे पॉइंट है कि स्वचालित कार्यकरण, यानी यहाँ पे जो बाजार शक्तियाँ होती हैं वो हर चीज़ें खुद से कर लेती हैं। यहाँ पे कोई आर्थिक कार्य करने में समंजस हेतु नियोजन के अधिकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझे बात को। जब वस्तु की मात्रा कम है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो कीमत घट जाती है। संतुलन खुद ब खुद बना रहता है, ठीक है। फिर आपका आता है तकनीकी प्रगति। क्या आता है आपका, तकनीकी प्रगति आता है। उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके ही देखिए, उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके ही अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसा करने के लिए वह नई नई उत्पादन पद्धतियां तथा तकनीकी रीतियों का प्रयोग करते रहते हैं, जिससे तकनीकी प्रगति होती है। समझे बात को। जो उत्पादक होते हैं ना, वो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने की कि वो क्या कर सकता है, लाभ प्राप्त करता है। भाई कोई भी उत्पादक है, जब वो न्यूनतम लागत पर, लागत कम रहे और उत्पादन ज़्यादा करेगा, तभी उसे लाभ प्राप्त होगा। ऐसा करने के लिए वह नई नई उत्पादन पद्धतियाँ अपनाता है, नई नई रीतियों को प्रयोग करता है, जिससे क्या होता है, तकनीकी प्रगति होती है। यानी कि तकनीक तभी बढ़ेगी जब उपभोक्ता अधिकतम लाभ चाहेगा। अधिकतम लाभ तभी मिलेगा जब कम लागत पे वह अधिकतम उत्पादन करेगा, तो तकनीकों का प्रयोग करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई खेत काटना है, ठीक है ना, खेत की कटाई करनी है आपको। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। तो किसान अगर मजदूर लगाएगा, क्या करेगा वो, मजदूर लगाएगा तो उसे 3 से 4 हज़ार रुपये देना पड़ जाएगा, ठीक है ना। और समय भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन वही हार्वेस्टर से वो कटाई कराएगा तो उसे सस्ते में और जल्दी हो जाएगा।
तो वह हार्वेस्टर का प्रयोग करेगा, ना कि मजदूरों का प्रयोग करेगा। यानी वो तकनीक पे ध्यान देते हैं जिससे कि कम लागत पर अधिक उत्पादन हो सके। आगे आते हैं, जीवन स्तर में सुधार। पूंजीवाद में अधिक उत्पादन के कारण लोगों को आय अधिक होती है। व्यक्तियों को सस्ती कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे फलस्वरूप व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब उत्पादन अधिकतम होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जो वस्तुओं की कीमत हो क्या हो जाए, सस्ती हो जाए, क्योंकि जब बहुत सारी वस्तुएं उत्पादित होंगी उनकी कीमत सस्ती होगी, जिससे फलस्वरूप व्यक्तियों का जीवन स्तर क्या होगा, ऊंचा होगा, क्योंकि वो सस्ती कीमतों पे अच्छी वस्तु प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, अधिकतम संतुष्टि है ना। तो पूंजीवाद में उपभोक्ता को सार्वभौमिक सत्ता प्राप्त होती है, अर्थात उपभोक्ता जिन वस्तु की जितनी मात्रा में उपभोग करना चाहता है, उत्पादक को उस वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यानी कि अधिकतम संतुष्टि क्या है, यहाँ पे देखिए जो पूंजीवाद होता है तो उपभोक्ता को महत्व देता है। ठीक है ना, क्योंकि उपभोक्ता जिन वस्तु की जितनी मात्रा उपभोग करना चाहता है, उत्पादक को वही वस्तु का उत्पादन करना होता है। ठीक है ना। फिर आपका आ जाएगा अगला कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं है ना। ठीक है, तो ये आपकी रही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं है ना। केंद्रीय योजना का अभाव पर विशेषता क्या हो जाएगी आपकी, केंद्रीय योजना का अभाव। दूसरा होगा निजी संपत्ति का अधिकार। तीसरा है लाभ उद्देश्य, कीमत यंत्र, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये आपके 5 विशेषताएं हैं। चलिए इनको देखते हैं। तो पहला क्या आपका, केंद्रीय योजना का अभाव, यानी पूंजीवादी की एक महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें किसी प्रकार की केंद्रीय आर्थिक योजना का ना पाया जाना है। यह प्रणाली हजारों लाखों व्यक्तियों की स्वतंत्र क्रियाओं पर आधारित रहती है। विभिन्न व्यक्तियों की इस क्रियाओं में कीमत यंत्र के द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। यानी कि पूंजीवाद की एक मात्र विशेषता क्या है, इसमें कि जो केंद्र की आर्थिक योजनाएं होती हैं वह नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना, यह प्रणाली हजार लाखों व्यक्तियों की स्वतंत्र क्रियाओं पर आधारित है। ठीक है ना, इसमें केंद्र की कोई योजना नहीं होती है, यहाँ व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य को करते हैं। ठीक है। दूसरा आता है निजी संपत्ति का अधिकार। तो पूंजीवाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, रखने, प्रयोग करने तथा उसका क्रय विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है ना, पूंजीवादी में क्या होता है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार संपत्ति रख सकता है, उसको बेच सकता है, खरीद सकता है। ठीक है ना, और वह जो उसकी निजी संपत्तियां होती हैं वह अपने उत्तराधिकारी को हस्तांतरित भी कर सकता है। फिर तीसरा आता है लाभ उद्देश्य, यानी लाभ उद्देश्य, यानी लाभ पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय कहा जाता है। लाभ पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय कहा जाता है। लाभ पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय कहा जाता है। लाभ की आशा से ही साहसी व्यवसायिक जोखिम उठाने के लिए तैयार होता है। उद्योगों को अधिक कार्यकुशलता से चलाने तथा उसमें सुधार करने की प्रेरणा देने वाली शक्ति भी लाभ ही है। यानी देखिए इसमें क्या होता है, लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। इसका जो पूंजीवादी होती है इसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसमें लाभ पे विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना, उद्योगों को अधिक कार्यकुशलता से चलाने तथा सुधार करने की प्रक्रिया देने वाले व्यक्ति भी लाभी हैं। ठीक है ना, यानी इसमें क्या होगा, उद्देश्य को चलाने के लिए कार्यकुशलता चलाने के उद्देश्य को सुधार करने की प्रक्रिया है ना, इससे क्या करते हैं अधिकतम से लाभ हो सके। ठीक है, क्योंकि लाभ उद्देश्य है इसलिए इसमें क्या हो, निरंतर तरक्की होती रहती है। आपका आता है पूंजीवाद के दोष है ना, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष क्या क्या हैं। तो आर्थिक असमानताएं, व्यापार चक्र, वर्ग संघर्ष है ना, अनार्जित आय, सामाजिक कल्याण की उपेक्षा। ठीक है, दोष हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। ठीक है ना, तो पहला क्या था, आर्थिक असमानताएं। तो कीमत यंत्र है ना, कि निजी संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, स्वतंत्र व्यवसाय आदि की वजह से पूंजीवाद में आर्थिक असमानताएं बढ़ जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक तो होता सबसे बड़ा है कि उत्तराधिकारी का अधिकार, यानी जो व्यवसायी होता है वह अपना उत्तराधिकार अपने उत्तराधिकारी को दे देता है। एक तो वो हो गया। दूसरा क्या यहाँ पे हो जाता है कि निजी संपत्ति अधिकार, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार संपत्ति रख सकता है। तो इससे क्या होता है कि पूंजीवाद में आर्थिक, किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, किसी के पास कम पैसा रहेगा, कोई अमीर हो जाएगा, कोई गरीब हो जाएगा। दूसरा आता है व्यापार चक्र। तो पूंजीवाद में एक दोष व्यापार चक्र का उत्पन्न होना है। कभी मुद्रास्फीति तो कभी आर्थिक मंदी आती रहती है, यानी कभी
पैसा बढ़ जाता है, पैसे की कीमत घट जाती है। यद्यपि इस चक्र की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, फिर भी 7 से 11 वर्षों के अंतराल पर सामान्यतः अनेक देशों में इसकी पुनरावृत्ति पाई जाती है। यानी कि देखिए व्यापार चक्र क्या है, कभी कभी क्या होता है कि व्यापार में काफ़ी तीव्रता आ जाती है और कभी व्यापार में क्या होता है, मंदी आ जाती है। यही क्या हमारा व्यापार चक्र है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। लगभग 7 से 11 वर्षों के बीच बहुत सारे देशों में आता रहता है, कोई बाकी कोई इसकी निश्चित अवधि नहीं है। फिर आता वर्ग संघर्षण। पूंजीवाद में आर्थिक असमानताओं के कारण समाज गरीब अमीर, श्रमिक पूंजीपति वर्गों में विभाजित हो जाता है। इन दोनों हितों में परस्पर विरोध होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में बड़ संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यानी समझे कि पूंजीपति हो गए, यानी गरीब और अमीर में एक संघर्ष होने लगता है, श्रमिक और पूंजीपति में हो जाता है, तो एक इससे क्या होता है, एक वर्ग संघर्ष बन जाता है। देखिए गरीब आदमी अमीर से ईर्ष्या करता है, अमीर आदमी गरीब से ईर्ष्या करता है, श्रमिक जो है पूंजीपति से ईर्ष्या करता है, पूंजीपति श्रमिक से, यानी एक दूसरे के प्रति क्या है, एक वर्ग संघर्ष हो जाता है। सामाजिक कल्याण की उपेक्षा। तो पूंजीवाद में उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका सामाजिक कल्याण से संबंध नहीं होता है। यानी कि यहाँ सामाजिक कल्याण को ध्यान में देता है। देखिए अब शराब देखिए, शराब से कोई सामाजिक कल्याण नहीं होता है, लेकिन इसका लोग सेवन ज़्यादा करते हैं, फ़ायदा होता है इसलिए इसका उत्पादन किया जाता है ना। यानी पूंजीवाद में उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए ऐसी वस्तुओं को उत्पादन कर देते हैं जिससे सामाजिक कल्याण से संबंध नहीं होता है। ठीक है ना। तो आपका अगला वीडियो बहुत जल्दी आपका किस में आ जाएगा, समाजवाद से आज से देंगे ना, कल आपको मैं पढ़ा दूंगा समाजवाद और मिश्रित आदर्शवाद। ठीक है ना। आज से मैंने शुरू कर दिया, थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण वीडियो में लंबा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपका इसकी वीडियो आएगा। ठीक है ना।